हर माता पिता के अपने बच्चों के लिए कुछ सपने होते हैं कि वो बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर क्या बच्चे अपने माता पिता की इच्छाएं पूरी कर पाते हैं? और ना पूरी कर पाएं तो घर में क्या माहौल हो जाता है, यह आप समझ सकते हैं। वास्तव में माता पिता का कर्तव्य बच्चों को दिशा देना है, उन्हें अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ सौंपना नहीं। नमस्कार। कथा साहित्य में आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है कुछ बनने का मतलब, और जिसे लिखा है हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कथाकार लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी ने। तो आइए ये शिक्षाप्रद कहानी सुनिए। मिस्टर श्रीनिवास मूर्ति के घर में जो चहल पहल और रौनक आज थी, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह केवल बच्चे का जन्मोत्सव है। जो भी देखता यही समझता कि इस घर में किसी शादी की तैयारी है। हो भी क्यों ना, आखिर श्री मूर्ति के घर 2 कन्याओं के बाद अब जाकर एक पुत्र का जन्म हुआ है। मिस्टर मूर्ति की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे को झूले में डालने के इस अवसर पर उन्होंने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। दूर और पास के मिलाकर 50 रिश्तेदारों के आने की उम्मीद थी। श्री मूर्ति स्वयं एक कार्यालय में अकाउंटेंट थे। वहां के मित्रों को मिलाकर 250 मेहमानों के आने की संभावना के अनुसार उन्होंने भोज का इंतजाम किया था। मुहूर्त का समय आते आते घर में मेले जैसा वातावरण हो गया। मुहूर्त के समय 1:21 के लगभग 1 घंटा पहले पूजा इत्यादि शुरू हो गई। ठीक समय पर शहनाई बज उठी और सभी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बाद सभी मेहमानों को भोजन कराकर विदा किया गया। श्री श्रीनिवास मूर्ति के चेहरे से प्रसन्नता साफ झलक रही थी। स्थानीय रिश्तेदारों और मित्रों के जाने के पश्चात केवल नजदीकी रिश्तेदार ही घर में बचे हुए थे। दूसरे दिन रविवार था। प्रातः के समय सभी कॉफी के लिए एकत्रित होकर गपशप कर रहे थे कि श्री मूर्ति की बड़ी बेटी कनक लक्ष्मी बच्चे को लेकर वहां आई। बच्चे के आते ही सबका विषय बच्चा ही बन गया और सभी बच्चे के बारे में अपनी अपनी राय बताने लगे। तभी माँ ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, आजा आजा बेटा, मेरा बेटा तो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा और मेरे लिए एक खूबसूरत बहू लाएगा। बगल में बैठे खिलाड़ी चाचा से रहा ना गया, तुरंत बोल पड़े, अरे क्या रखा है डॉक्टर या इंजीनियर बनने में? देख लेना, बड़ा होकर अपने चाचा का बेटा निकलेगा और तेंदुलकर की तरह देश का नाम रोशन करेगा। फिल्मी हीरोइनें इसके आगे पीछे घूमेंगी। तभी सामने की पंक्ति में बैठे दादाजी, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, बोल उठे, अरे क्या लगा रखा है, ये सब बेकार के काम हैं। जो रुतबा एक आईपीएस ऑफिसर का होता है उसका कोई जवाब नहीं है। तुम लोग कुछ भी कहो, इसकी सेहत को देखकर मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आईपीएस बनेगा। मेरा तो यही आशीर्वाद है। दादा की बात खत्म होते ही बगल में बैठे नाना जी, जो कि एक कवि थे, बोल उठे, भाई आप लोग कुछ भी कहो, इसके घुंघराले बालों को देखकर मैंने तो इसे महाकवि निराला बनने का आशीर्वाद दिया है। तभी पीछे से कनक लक्ष्मी की व्यंग और हंसी भरी आवाज आई, सब लोग अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, इसके पिता से तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि वो इसे क्या बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई और तब पिताश्री ने कहा, मुझे सरकारी नौकरी में 15 वर्ष हो गए हैं। मैंने तो यही देखा कि चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, उद्योगपति हो या आईपीएस, सभी की टांग आईएएस के नीचे दबी रहती है। हमारे देश में सत्ता का असली मालिक आईएएस होता है, इसलिए मैं तो इसे आईएएस बनाऊंगा। बच्चा अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ था। एक रविवार पिता को लाड़ आया और उसे दूध पिलाने बैठ गए। बच्चा जब बीच में सांस लेने को निप्पल बाहर निकाल देता तो कह उठते, नाना बेटा दूध नहीं छोड़ना, तुम्हें तो आईएएस बनकर मेरा नाम रोशन करना है।
दूध पिलाने के बाद उन्होंने बच्चे को गोद में बिठाया और खेलते खेलते उससे बोले, बेटा बोलो ए। बच्चा शायद अच्छे मूड में था, बोला ए। और मूर्ति साहब खुश होकर फिर जोश में बोले, वेरी गुड बेटा। अच्छा फिर बोलो बी। संयोग से बच्चे के मुंह से निकला ई। प्यार में पापा को लगा कि बच्चा ए बी बोल रहा है। इतने खुश हो गए कि पूरे घर को इकट्ठा कर लिया और सबके सामने बच्चे से बोले, बंटी बेटे बोलो सी। बच्चे ने जरा से होंठ हिलाए और आवाज आई ही। सभी उपस्थित लोग प्रसन्न हो गए और तालियां मारते हुए फिर अपने अपने काम पर लग गए। श्री मूर्ति बेटे बंटी को खिलाते खिलाते थोड़ा थक गए थे, इसलिए बच्चे को पलंग पर लिटा दिया और खुद भी लेट गए। लेटे लेटे ना जाने कब बाप बेटे को नींद आ गई और श्री मूर्ति सपने में खो गए। सपने में उन्होंने देखा कि उनका बेटा बंटी आईएएस बनकर इसी शहर में आ गया है और वित्त मंत्रालय में है। एक दिन सुबह सुबह वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तभी कोई बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर श्रीनिवास। उन्होंने सर उठाकर देखा तो सामने उनके बॉस श्री रामकृष्ण मूर्ति खड़े थे। वे तुरंत उठे और बोले, गुड मॉर्निंग सर, आइए आइए बैठिए। अचानक कैसे आना हुआ? कनक लक्ष्मी, ओ कनक लक्ष्मी, जरा कॉफी तो लाना, देखो आर के साहब आए हैं। दोनों ने मिलकर कॉफी पी और तब फिर एक बार श्रीनिवास मूर्ति ने पूछा, कहिए सर कैसे आना हुआ? बात ऐसी है मिस्टर श्रीनिवास कि मेरे बेटे ने वित्त मंत्रालय में क्लर्क के लिए आवेदन दिया है और सिलेक्शन तुम्हारे बेटे बंटी के ही हाथ में है। इसलिए अगर तुम जरा बंटी से कह दो तो काम हो जाएगा, वरना तुम तो जानते हो आजकल कितना मुश्किल है। बात सुनकर श्री श्रीनिवास मूर्ति सोचने लगे, ऑफिस में तो मुझको रोज रोज सताता है और अब मेरे बेटे के आईएएस होने का फायदा उठाना चाहता है। मगर मुंह से यही बोले कि क्या बात कर रहे हैं साहब, आपके बेटे के लिए मैं इतना भी नहीं करूंगा। आप समझिए कि आपका काम हो गया। डॉक्टर रामकृष्णा मूर्ति के जाने के बाद श्रीनिवास ने सपने में ही देखा कि अब ऑफिस में हर कोई उनको सलाम मार रहा है और उनका सम्मान बहुत बढ़ गया है। तभी किसी व्यवधान से उनकी आंख खुल गई। देखा तो बंटी ने पेशाब कर दिया है, जिससे उनके कपड़े गीले हो गए हैं। इसी तरह दिन बीतने लगे। श्री मूर्ति को जब भी समय मिलता वो इसी तरह बच्चे को कभी ए बी सी डी तो कभी जॉनी जॉनी यस पापा सुनाते रहते और उसे आईएएस बनने की घुट्टी पिलाते रहते। देखते देखते बच्चा 3 वर्ष का हो गया और स्कूल में दाखिले का समय आ गया। इस मामले में भी श्री मूर्ति पर बच्चे को आईएएस बनाने का सपना हावी रहा और उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा महंगे और शहर के नामी कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। लगभग 1 महीने की तनख्वाह उसके प्रवेश शुल्क में लग गई और इतना ही उसकी ड्रेस और किताबों इत्यादि में। नतीजा ये हुआ कि श्री मूर्ति का बैंक बैलेंस बिगड़ने लगा। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन महत्वाकांक्षा में आदमी का विवेक किस तरह कम हो जाता है, इसका पता उस समय लगा जब उन्होंने बच्चे को स्कूल बस के बजाय ऑटो रिक्शा में भेजना शुरू कर दिया। उस पर भी बच्चे को 5 रुपया रोज पॉकेट मनी के रूप में मिलने पर बच्चा नखरे वाला हो गया और इधर घर में होने वाली बचत 0 हो गई। बात 6ठी कक्षा की है। बच्चा एक दिन स्कूल से आ रहा था तो मोहल्ले में बच्चों को खेलता देख उसका भी मन कराया। घर में घुसते ही उसने स्कूल बैग एक तरफ फेंका और पीटी के जूते पहनकर बैट बॉल उठाया और बाहर की ओर चल दिया। अभी वो बाहर निकलने ही वाला था कि माँ ने देख लिया और बोली, बंटी बेटे कहाँ जा रहे हो, जरा यहां तो आओ। बंटी माँ के बुलाने से अनमने कदमों से जैसे ही माँ के पास आया, माँ ने गेंद लगभग छीनते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया कि खेल के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी में खेल वेल काम नहीं आते।
खेल के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। जैसे कि पापा के दोस्त आर के अंकल के बेटे की हुई है। याद है पापा ने क्या कहा था? तुम्हें पढ़ लिख कर आईएएस बनना है, इसलिए कक्षा में हमेशा फर्स्ट आना है। इसलिए ये खेल वेल छोड़ो, हाथ मुंह धो लो और पढ़ने बैठ जाओ। जब तुम आईएएस बनकर निकलोगे तो देखना तुम्हारी कैसी शान होगी। दुनिया देखेगी और वाह वाह करेगी। बच्चा मजबूर होकर पढ़ने तो बैठ गया, मगर मन नहीं लगा पाया। उसका ध्यान बार बार खेल पर चला जाता था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि कुछ बनने के लिए खेल छोड़ना जरूरी क्यों है। खेल और कुछ बनने की समीकरण को ना समझ पाने की उलझन लिए हुए वो बड़ा होने लगा। वो जब मैट्रिक में आया तो उसे ये सवाल ज्यादा ही सताने लगा कि क्या होगा अगर गलती से वो कक्षा में प्रथम नहीं आया या आगे कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सका। क्या होगा अगर सब कुछ ठीक होने पर भी वो आईएएस नहीं बन पाया। इन सब सवालों को सोचते सोचते उसके सामने पापा का उत्साह और आशा भरा चेहरा घूम जाता था। एक दिन जब उसकी बेचैनी ज्यादा ही बढ़ गई तो उसने हिम्मत करके माँ से पूछ ही लिया, मम्मी, आप हमेशा कहती रहती हैं कि कुछ बनना है, कुछ बनना है। आखिर इस कुछ बनने का मतलब क्या है? माँ पहले तो ये सवाल सुनकर चौंकी, फिर उसकी समझ में आ गया कि बंटी अब बड़ा हो गया है। उसे इस तरह की जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है। तब माँ ने उसे अपने पास प्यार से बैठाया और समझाया, बेटा, कुछ बनने का मतलब होता है एक ऐसा आदमी बनना, समाज में एक ऐसी हैसियत प्राप्त करना जिसके साथ रुतबा जुड़ा हो, जिससे हर आदमी का काम पड़ता हो, जिसके सामने ढेर सारा पैसा कमाने के मौके आते हों और हर आदमी जिसे सलाम मारता हो। वैसे तो नेता का रुतबा सबसे ज्यादा होता है, मगर नेतागिरी सबके बस की बात नहीं है। इसमें गंदगी और अस्थिरता भी बहुत है। लेकिन इसको छोड़कर और भी पहचाने हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, बड़ा व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि। वास्तव में ये ही सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं। सत्ता में हिस्सेदारी करके मजे ये भी लूटते हैं, मगर केवल नेता बदनाम होता है। गरजू जनता इनके चक्कर लगाती रहती है। गोटियां अगर सही बैठ जाएं तो 7 पुश्तें तर जाती हैं। इनमें भी आईएएस सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए हम लोग तुम्हें आईएएस बनने को कहते रहते हैं। माँ के इन शब्दों को सुनकर उस समय तो बच्चा संतुष्ट होकर बाहर चला गया, मगर आधे घंटे बाद ही वापस आकर फिर माँ से बोला, मम्मी, दुनिया में इतने लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनके पास आपकी बताई हुई पहचाने हैं? इनमें तो 1% लोग भी नहीं समा सकते। समाज में सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बहुत तो अपने जीवन से संतुष्ट भी नजर आते हैं। उनकी समाज में इज्जत भी है। आखिर आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाने वालों की भी तो समाज में कुछ पहचान है। हर कोई उद्योगपति या बड़ा आदमी नहीं बन सकता। दूसरों की भी तो आवश्यकता होती है समाज चलाने के लिए। बच्चे की बात सुनकर माँ ने फिर समझाया, केवल 2 रोटी कमा लेने से ही आज के वक्त में जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तुम जब थोड़ा बड़े हो जाओगे तो समझोगे कि एक जमाना था जब इज्जत से 2 समय की रोटी कमाने वाला समाज में एक अच्छा इंसान कहलाता था। लेकिन आज के समय में ऐसे इंसान को बेवकूफ का बच्चा कहते हैं लोग। आज समाज में इज्जत पाने के लिए हाथ में धन और बल दोनों की जरूरत पड़ती है। माँ की इन बातों को सुनकर बंटी ने भी कुछ बनकर दिखाने की ठान ली। थोड़े दिनों बाद बंटी की मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू हो गईं। सभी पेपर ठीक जा रहे थे। बंटी को इस बार जोश कुछ ज्यादा ही आ गया और गणित की परीक्षा से पहले देर रात तक पढ़ता रहा। कोशिश करता रहा कि हर प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से याद कर ले। सुबह 7 बजे से परीक्षा थी, इसलिए माँ ने 6 बजे ही बंटी को जगा दिया। नींद पूरी ना होने के कारण बंटी भारी सर लेकर परीक्षा देने चला गया। ऊपर से प्रश्न पत्र इस बार कुछ अलग ही था। पेपर देखकर बंटी को चक्कर आने लगे
और बहुत मुश्किल से उल्टा सीधा करके खत्म किया। परीक्षा फल जब आया तो बंटी गणित में गोता लगा गया और फेल हो गया। परीक्षा फल आते ही घर में कोहराम मच गया। पिता श्री मूर्ति के गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे कई दिन तक बंटी को खरी खोटी सुनाते रहे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन के सभी अरमान धूल में मिल गए थे। घर में यहाँ से बंटी की उपेक्षा का जो सिलसिला शुरू हुआ तो अगले वर्ष तक चलता रहा। अब बंटी को घर में हर बात पर झिड़की मिलने लगी। उसे पैसे जरूरत के अनुसार मिलने बंद हो गए। नतीजा ये हुआ कि बंटी गलत संगत में पड़ गया। उसका हुलिया भी बदलने लगा और वो अक्सर देर से घर आने लगा। एक दिन जब बंटी देर से घर आया तो पिता से ना रहा गया। बेटे को रोक कर पूछा, बंटी, मैं देख रहा हूं तुम रोज घर देर से आते हो, कपड़ों वगैरह का भी ख्याल नहीं रखते, आखिर इतनी देर तक कहाँ रहते हो? पहले तो बंटी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर पिता ने जब दोबारा पूछा तो बंटी बोला, दम मारो दम, मिट जाए गम। ये जवाब सुनते ही पिता की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। बड़ी मुश्किल से रात काटी और सुबह होते ही दोस्तों से बंटी की नशे की लत का इलाज कराने के लिए सलाह लेने निकल गए। बंटी को नशे की लत लग जाने से पूरे परिवार में तनाव व्याप्त हो गया। सभी को अब यही चिंता रहती थी कि उसके भविष्य का क्या होगा, वो ठीक हो पाएगा या नहीं। पिता श्री मूर्ति ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया, सौभाग्य से अभी हालत ज्यादा खराब नहीं हुई है। इसके बाद श्री मूर्ति ने बंटी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया ताकि उसका इलाज निर्विघ्न हो सके। उसकी पढ़ाई का पैसा अब उसके इलाज में खर्च होने लगा। अब पिता का व्यवहार भी काफी मृदु हो गया और साथ में बहनों और माँ के स्नेह से बंटी का खोया आत्मविश्वास वापस आने लगा। लगभग 4 महीने बाद बंटी पूर्ण स्वस्थ होकर घर वापस आ गया। बंटी के पिता ने उसके ठीक होने पर राहत की सांस ली और फिर अपने कार्यालय नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन तक उन्होंने बंटी को देखा, फिर एक दिन अकेले में बुलाकर समझाया, देखो बंटी, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारी उन्नति का साधन शिक्षा ही है, इसीलिए मैंने शिक्षा पर जोर दिया था। फिर भी यदि तुम ना चाहो तो मत पढ़ो, कोई व्यावसायिक शिक्षा ले लो और छोटा मोटा रोजगार करके हो सके तो थोड़ा कमाने पर ध्यान दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें आजीवन सहारा दे सकूं, और फिर मुझे तुम्हारी बहनों की शादी भी करनी है। मैं अब इस बात पर जोर नहीं दूंगा कि तुम आईएएस बनो, मगर जीवन यापन के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए एक अच्छे इंसान बनकर अपना सहारा खुद बन जाओ तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पिता के स्नेहमयी शब्दों को सुनकर बंटी के दिमाग से तनाव के बादल एकदम से छंट गए और दूसरे ही दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, जो हो गया उसे भूल जाइए, आगे के लिए आप मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाइए, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। इसके बाद बंटी ने प्राइवेट परीक्षा देकर विषय परिवर्तन कर मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाएं पास कर लीं। इंटर में तो उसके इतने अच्छे नंबर आए कि बीए में उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब वो आंशिक रूप से पैसों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। बीए में उसने 2 ट्यूशन भी करने शुरू कर दिए और पिता से कहा, इसके आगे अब मैं आपसे 1 पैसा भी नहीं लूंगा, आप पूरा ध्यान बहनों की शादी पर दें। इतिहास में एमए करने के पश्चात बंटी ने एक इंटर कॉलेज में अध्यापन शुरू कर दिया और साथ में पीएचडी भी करने के लिए प्रवेश ले लिया। 4 वर्षों तक शोध कार्य कर बंटी ने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली और अपनी एक जूनियर छात्रा से विवाह करके डॉक्टर बालचंद्र मूर्ति बनकर आराम से जीवन बिताने लगा। एक दिन डॉक्टर बालचंद्र कक्षा में पढ़ाकर स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे कि एक छात्र पद्माकर पीछे से भागता हुआ आया और बोला, सर, आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ, पूछो। सर,
आपने पढ़ाया कि सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा होना जरूरी है। सर, मोहम्मद गौरी और सिकंदर दोनों में ही ये बात थी और दोनों ही सफल सेनानी थे। फिर मोहम्मद गौरी का नाम इतिहास में उतने आदर से क्यों नहीं लिया जाता है जितना कि सिकंदर का? पद्माकर वैसे तो एक औसत विद्यार्थी था, परंतु उसके इस प्रश्न ने डॉक्टर बालचंद्र को बहुत प्रभावित किया। वो उसे अपने साथ स्टाफ रूम में ले गए और समझाया, बेटा, लक्ष्य प्राप्त करने से ही कोई महान नहीं कहलाता है। महानता की कुंजी होती है शक्ति प्राप्त करने के पश्चात उसका उपयोग। कर्ण तीरंदाजी में अर्जुन से किसी प्रकार कम नहीं था, परंतु ज्ञान का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए कर्ण ने किया वो अर्जुन के उद्देश्य के सामने तुच्छ था। इसी प्रकार युद्ध जीतने के पश्चात जो व्यवहार गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया और जो सिकंदर ने पोरस के साथ किया, उसमें वही अंतर था जो दानवता और मानवता में है। इसीलिए सिकंदर को ग्रेट कहते हैं, मोहम्मद गौरी को नहीं। इस घटना के लगभग 5 वर्ष बाद की बात है। एक सुबह डॉक्टर बालचंद्र घर के बाहर धूप सेक रहे थे। तभी एक गठीले युवक ने आकर उनके पैर छुए और पूछा, सर, पहचाना आपने? बात ज्यादा पुरानी नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर साहब ने उसे पहचान कर कहा, आओ आओ पद्माकर, सुबह सुबह अच्छा सरप्राइज दिया है। कहो, कैसे आना हुआ? सर, मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है और ट्रेनिंग लेकर अब अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने जा रहा हूं। आगे की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। डॉक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, मेरी शिक्षा ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उसे याद रखना। बात इसके लगभग 25 वर्ष बाद की है। डॉक्टर बालचंद्र के पिता का देहांत हो चुका था। एक दिन वो टीवी पर समाचार देख रहे थे तो राष्ट्रपति पदक विजेताओं की झलकियां भी दिखाई जा रही थीं। तभी राष्ट्रपति के सहायक ने अगले विजेता का नाम पढ़ा, श्री पद्माकर रेड्डी, महानिदेशक सीबीआई, जिन्होंने अपनी जांच से उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और देश को 5,000 करोड़ रुपए की हानि से बचाया। समाचारों के बाद पदक विजेताओं से साक्षात्कार का कार्यक्रम था, जिसमें पद्माकर से जब एक पत्रकार ने पूछा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? तो पद्माकर ने उत्तर दिया, मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे आदर्श एवं मेरे शिक्षक डॉक्टर बालचंद्र मूर्ति को जाता है, जिन्होंने मुझे लक्ष्य पहचानना और प्राप्त करना सिखाया। सुनते ही डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए और मुंह से निकला, काश आज पिताजी जिंदा होते। कहानी यहीं खत्म होती है और एक सुंदर शिक्षाप्रद संदेश देकर जाती है कि हर बच्चा ईश्वर की दी हुई एक अनोखी रचना है, जिसमें अलग अलग प्रतिभाएं छिपी होती हैं। माता पिता का दायित्व बच्चों पर अपने अधूरे सपने थोपना नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान कर उन्हें पंख देना है। जब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तब वे न केवल सफल होते हैं, बल्कि आत्मसंतुष्ट और खुशहाल इंसान भी बनते हैं। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।